हाय एवरीवन। कैसे हो बच्चे? पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? एग्ज़ाम्स आ रही है पास में। हाँ, डिले नहीं करना है। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। ओके। उसके बाद में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे, उसके तीनों चैप्टर्स। ठीक। आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी वाइज बहुत बड़ा है, तो हम उसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला एंड देन अनदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर क्या बोलता है? एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपैरस। जैसे हमें पता है ह्यूमंस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपैरस एनिमल है। विविपैरस मतलब क्या होता है? विविपैरस मतलब वो जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, और जो पहले अंडे देते हैं फिर बच्चे होते हैं उनको ओविपैरस बोलते हैं। याद रखना, ओविपैरस जो अंडे से बच्चे देते हैं और विविपैरस जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमंस में, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। तो मेल में क्या बनेगा? स्पर्म्स बनेंगे और फीमेल में ओवम बनेगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाती है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब गैमेट्स तो बन गए, लेकिन जो गैमेट्स बने हैं उनका ट्रांसफर करना भी तो जरूरी है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, राइट? तो उसे हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। पहला स्टेप गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनेशन एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब इंसेमिनेशन तो हो गया, लेकिन मेल एंड फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइज करना भी तो जरूरी है ना। तो क्या है? इट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेरियन वॉल, जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज जेस्टेशन, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज पार्चुरेशन। यू हैव, मतलब देखो, पहला स्टेप हमारा हो गया गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन, इंसेमिनेशन मतलब गैमेट का ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में डेवलपमेंट मतलब इम्प्लांटेशन हो गया, फिर डेवलपमेंट जो है उसको जेस्टेशन पीरियड बोला, एंड देन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद में आगे देखो क्या चीजें हैं। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी। हमने देखा है कि ये इवेंट्स जो होते हैं वो शुरुआत में ही नहीं होते ना, जब बच्चा पैदा हुआ तब से ही थोड़ी चीजें हो जाती है। प्यूबर्टी मतलब एट द एज ऑफ 14 बोल सकते हैं, या 14 के बाद में, 14 के बाद में ये सारी चीजें होने लगती हैं, राइट? देखो फिर, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। मतलब फीमेल में और मेल में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूअस इवन इन ओल्ड मैन। स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो बूढ़े से बूढ़े लोगों में या मरते दम तक उनका चलते रहता है। जब वो प्यूबर्टी में एक बार शुरू हो जाता है तो स्पर्म का फॉर्मेशन ऐसा कि जब तक इंसान बूढ़ा नहीं हो जाता, मर नहीं जाता, वो तब तक चलते रहता है। ठीक है। बट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। ओवम का जो फॉर्मेशन होता है या ओवम का मैचुरेशन जो होता है वो एट द एज ऑफ 50 ईयर्स तक ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि मीनोपॉज लग जाता है। एंड मीनोपॉज इट इज लाइक दैट कि एक वॉल है, एंडोमेट्रियम वॉल जो यूटेरस की बनती है, वो बनना बंद हो जाती है। अब जब बनना ही बंद हो गया, बच्चे के लिए एक फेवरेबल कंडीशन ही नहीं है, तो कैसे होगा बेबी, है ना? सो इसीलिए एट द एज ऑफ 50 ईयर्स तक फीमेल जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, उसके बाद में वो नहीं कर सकती। लेकिन
मेल के केस में ऐसा नहीं होता। मेल के केस में वो एक बार प्यूबर्टी वाली एज क्रॉस कर लिया, मतलब वो जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक उनका खत्म नहीं होता, है ना, ऐसा आप बोल सकते हैं। उनका खत्म नहीं होता मतलब क्या, गैमेटोजेनेसिस खत्म नहीं होता, कुछ भी मत सोचो तुम। चलो ठीक है, लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो चलो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिटेल में देख लेते हैं। एक्चुअली मेरे माउथ में थोड़े अल्सर्स हो गए हैं, जिस वजह से मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग मेरे को देख के ऐसे मत बोलना यार दीदी कैसे बात कर रहे हो आप, है ना। मुझे इधर थोड़े लिप साइड में 1-2 अल्सर हुए, छाले हुए हैं, मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। 2-3 दिनों से सेम प्रॉब्लम की वजह से मैं पढ़ा नहीं पाई, बट बिना पढ़ाए रह नहीं पाई, तो अभी मैं आ गई आप लोगों के सामने। सो हम लोग कंप्लीट करते हैं, ओके। चलो, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बोलता है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है, तो रीजन मतलब पेल्विस रीजन में वो लोकेटेड होता है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब 2 टेस्टिस होंगे, 2 टेस्टिस इंक्लूड होंगे। अ पेयर मतलब एक पेयर में 2 होते हैं, अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, उसके बाद में आगे का देखो क्या बोल रहा है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारे एब्डोमेन होता है उस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस जो है वो एक पाउच में सिचुएटेड होता है। कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जैसे ये एक पाउच जैसा होता है, उसमें 2 स्क्रोटम मतलब एक स्क्रोटम में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताना जरा, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। फाइन है। उसके बाद द स्क्रोटम हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ दिस टेस्टिस। जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस का टेम्परेचर दैट इज लो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी। जो हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखता है। कौन मेंटेन करता है, स्क्रोटम मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हाँ नेसेसरी फॉर। अब ये टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे क्यों मेंटेन करता है भाई, तो जो लो टेम्परेचर होता है वो नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, गैमेटोजेनेसिस के लिए। मेल में गैमेटोजेनेसिस के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग जो टेस्टिस है उसका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर रखें हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, तभी हमारा गैमेटोजेनेसिस होगा। एंड ऑब्वियसली यार गैमेटोजेनेसिस होगा तभी तो आगे का प्रोसेस होगा ना। अब गैमेट्स ही नहीं बनेंगे तो बाकी का क्या करेंगे भाई, बताओ आप ही मुझे। चलो आगे क्या बोलता है, इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। इनका शेप ओवल होता है विद लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। इनकी लेंथ कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। कैसे याद रखना है इसको, ऐसे याद रखना, देखो 2 3 4 5, 2 3 जो है वो विड्थ हो जाएगी। ऑब्वियसली हम जब किसी चीज़ की लंबाई नापते और चौड़ाई नापते तो चौड़ाई लंबाई से कम ही होती है, तो उसको याद रख लेना 2 3, ऐसे याद रखना 2 3 4 5। तो 2 से 3 विड्थ हो जाएगी एंड 4 to 5 लेंथ हो जाएगी। क्या, सेंटीमीटर ना, यूनिट नहीं भूलना है, एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अगर आपको मिलीमीटर में पूछा तो मिलीमीटर में भी बताते आना चाहिए ना। फिर देखो हम बोल देंगे यार सेंटीमीटर था या मिलीमीटर था, डायमेंशंस उसके यूनिट्स डेफिनेटली आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि डायमेंशन और यूनिट्स चेंज हो जाती है तो क्वांटिटी चेंज हो जाती है ना, है ना। अगर हम 1 मीटर बोल रहे, किलोमीटर बोल रहे, लेंथ के मामले में ये चीज़ें हो गई। 1 ग्राम बोल रहे, 1 किलो बोल रहे, फर्क पड़ता है ना, वैल्यूज में फर्क पड़ता है मेनली।
ठीक है। सो ध्यान रखना 4 to 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाएगी और 2 to 3 सेंटीमीटर उसकी विड्थ हो जाएगी। ठीक है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, ईच टेस्टिस हैज, देखो ये जो स्क्रोटम है ना ये ऑलरेडी डेंस कवरिंग है, तो टेस्टिस जो होता है वो डेंस कवरिंग से कवर किया हुआ होता है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये डायग्राम एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको, इसको भी ध्यान में रखना, लेबलिंग के लिए पूछा जाता है। ठीक है, देखो क्या क्या है लेबलिंग में, ये यूरेटर है, देन फिर ये साइड साइड में जो है ये सेमिनल वेसिकल है, ये यूरिनरी, यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है, वास डिफरेंस है, प्रोस्टेट है, पेनिस है, यूरेथ्रा है, ग्लांस पेनिस है, फोरस्किन है, इजैकुलेटरी डक्ट है, रेक्टम है, एनस है, टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। ठीक है, लेबलिंग ध्यान से देखना कौन सी चीज कहाँ दी हुई है, आप लोगों को फिर परेशानी होती है। ठीक है, क्योंकि लेबलिंग के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ध्यान में रखना। चलो एक चीज हमने अब क्या देखी थी कि हमारे जो टेस्टिस होती है, हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और इन 250 लोब्यूल्स में, हर लोब्यूल में देखो, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब ये 250 कंपार्टमेंट तो है, लेकिन 250 कंपार्टमेंट में भी 1 से लेकर 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इन विच स्पर्म्स प्रोड्यूस। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells। ये जो seminiferous tubules होते हैं ये अंदर से 2 टाइप की सेल्स से बने हुए होते हैं। कौन से सेल्स? मेल जर्म सेल जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, एंड सर्टोली सेल्स जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म को। ठीक है, द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिविजन्स फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। ये जो मेल जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मियोटिक डिविजन्स करती है और फाइनली स्पर्म बनाती है। ठीक है, वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल्स। अब ये जो स्पर्म बन गया उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए ना मैच्योर होने के लिए, राइट? तो वो कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करती है। उसके बाद में क्या बोला? द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसे कि ये अगर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है, इसमें ये 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, तो इनके बीच बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट होती है उसको, और यहाँ जो सेल्स प्रेजेंट होती है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं या फिर लीडिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है लीडिक सेल के बारे में? लीडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिक्यूलर हॉर्मोन्स। और ये जो लीडिक सेल्स प्रेजेंट होती है वही एंड्रोजन को सिक्रीट करती है। एंड्रोजन क्या है? हार्मोन है, एक टेस्टिक्यूलर हार्मोन है एंड्रोजन, जो ये इंटरस्टिशियल सेल्स ही प्रोड्यूस करती है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपेटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। और ये इंटरस्टिशियल स्पेस में इम्यूनोलॉजिकली कंपेटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं ये वाला पैराग्राफ क्या बोल रहा है। द मेल सेक्स accessory ducts include retitestis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. The seminiferous tubules of the testis opens into the vasa efferentia। जो seminiferous tubules की हमने बात किया था वो ओपन होती है vasa efferentia में through the retitestis। ठीक है, the vasa efferentia leaves the testis and opens into epididymis located along the posterior surface of each टेस्टिस। ये है हमारा इपिडिडाइमिस, जो ये देखो ये है ना, ये वाला पार्ट जो हम बोलते हैं इसको इपिडिडाइमिस बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या चीजें बोल रहा है ये? से
The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicles and opens into urethra as the ejaculatory duct. ओके, फिगर 2.1 को अच्छे से देखना है. These ducts store and transport the sperms from the testes to the outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. ये जो पेनिस की ओपनिंग होती है इसको यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, जो कॉमन पाथवे है यूरिन एंड स्पर्म के लिए. मेल्स में यूरिन और स्पर्म के लिए कोई भी सेपरेट ओपनिंग्स नहीं होती, उनके लिए एक कंबाइन ओपनिंग होती है जिसको यूरेथ्रल मीटस भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद में आगे क्या है देखो. द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. पेनिस जो है वो मेल्स के केस में एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो शरीर के बाहर प्रेजेंट है. इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन. उसमें से कुछ स्पेशल टिश्यूज प्रेजेंट होती है जो इरेक्शन में हेल्प करती है. इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, जो इंसेमिनेशन में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या फिर इरेक्शन की वजह से इंसेमिनेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है. इंसेमिनेशन मतलब क्या, मैंने ऊपर वाले पेज में बताया आपको. इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक. ठीक है, याद रखो इसको. उसके बाद में क्या है, द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस. जो पेनिस का एंड वाला जो हिस्सा होता है, देखो इस तरीके से ये ऐसे बना होता है, तो ये जो एनलार्ज पार्ट है इसको हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं. इट इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन. और जिस स्किन से वो कवर होता है हम उसको फोर स्किन बोलते हैं. ठीक है, प्रीप्यूजी भी बोलते हैं उसको, प्रीप्यूजी. देखो ऐसी स्पेलिंग है उसकी, प्रीप्यूज या प्रीप्यूजी, जो भी प्रोनाउंस आप करो, उसको फोर स्किन हम लोग बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद में क्या बोला, द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड्स. क्या है मेल एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है. पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, मतलब सेमिनल वेसिकल दो होंगे, पेयर्ड मतलब दो. अ प्रोस्टेट मतलब सिंगल प्रोस्टेट प्रेजेंट होगा. एंड अ पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. अगर हमको क्वेश्चन में आता है कि कौन से ग्लैंड्स है जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं या नंबर्स में, दो नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो दो प्रेजेंट होते हैं और प्रोस्टेट जो है वो सिंगल प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसके बाद में क्या है, सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रुक्टोज. और ये जो सेमिनल प्लाज्मा रिलीज होता है उसमें फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं. The secretions of bulbourethral glands also helps in the lubrication of penis. जो bulbourethral glands की जो secretions है वो पेनिस को lubricate करने के लिए help करते हैं. उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको हम लोग कर लेते हैं, फिर इसकी जो डिटेलिंग होगी या फिर इसको पढ़ लेते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में. फिर गैमेटोजेनेसिस और बाकी का फिर जो रहेगा वो चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे. चलो फिर क्या बोला, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बोलती है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज प्रेजेंट होती है, पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विथ द पेयर ऑफ बोला मतलब ये भी पेयर्स में प्रेजेंट होती है, ये भी पेयर में है, ओवरीज भी प्रेजेंट में है, ओविडक्ट भी प्रेजेंट में है, यूटेरस भी इसमें है पेयर में, सर्विक्स एक ही है, यूटेरस भी एक ही है भाई, यूरेटर नहीं है. ये यूरेटर मेल में होते हैं, ये यूटेरस है, यूटेरस जिसको बोलते हैं. अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट की एक पेयर मतलब वो दो प्रेजेंट है, यूटेरस एक है, सर्विक्स एक है, विजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. ये भी पेल्विस रीजन में था और फीमेल भी पेल्विस में है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विस रीजन में लोकेटेड था. ठीक है,
उसके बाद में दिस पार्ट्स ऑफ सिस्टम अलोंग विथ ए पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेसेस ऑफ ओव्यूलेशन। और ये सारी जो चीज़ें होती है ये आपस में कनेक्टेड होती है एंड फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड होती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? फॉर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ओवरीज आर, देखो ओवरीज आर दी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे, वैसे ही ये जो है ओवरीज जो है ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट प्रोड्यूस दी फीमेल गैमेट्स। मतलब जो गैमेट्स बनाते हैं उसको हम लोग प्राइमरी ऑर्गन्स बोलते हैं। तो मेल के केस में टेस्टिस है और फीमेल के केस में ओवरीज है, ठीक है। दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट ओवम, और वो क्या बनाते थे? स्पर्म्स, ठीक है। एंड सेवरल स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर इतनी होती है। एंड इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट्स। जो ओवरीज होती है वो ऐसी खुली ही नहीं पड़ी होती, ठीक है। वो जो हमारा यूटेरस होता है और पेल्विक वॉल जो होती है लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होती है, ठीक है। उसके बाद में ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम। हर एक ओवरी जो होती है वो थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, जो ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर करती है। ओवेरियन स्ट्रोमा मतलब ओवरी के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। स्ट्रोमा जो है वो 2 जोन में डिवाइड होता है। पहला पेरीफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, ठीक है। द पेरीफेरल कॉर्टेक्स एंड द इनर मेड्यूला, ऐसे 2 पार्ट में वो डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, इसको भी एक बार देख लो आप। ये यूटेरस है जिसको हम लोग उम्ब बोलते हैं, जहाँ पे मेनली इम्प्लांटेशन होता है एंड बच्चे का ग्रोथ होता है, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, यूरेथ्रा है, ये क्लाइटोरिस है, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, विजाइनल ओरिफिस, ये एनस हो गया, ये विजाइना हो गई, ये रेक्टम और ये सर्विक्स, ठीक है। उसके बाद में देख लो ये चीजें क्या दी हुई है यहाँ पे। द ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स मतलब फैलोपियन ट्यूब। द ओविडक्ट्स, uterus and the vagina constituent the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long. हर एक फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड, जिसे इन्फेंडिबुलम बोलते हैं। द एजेस ऑफ द इन्फेंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्री विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर द ओव्यूलेशन। और वो जो फिम्ब्री होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसे हम लोग फिम्ब्री बोले थे, वो जब ओवरी में से ओवम रिलीज होने के बाद उसको वो कलेक्ट करती है, पकड़ लेती है, ठीक है। द इन्फेंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्यूला बोलते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस हैज अ नैरो लुमेन एंड इट जॉइंस द यूटेरस। ये देखो ये वाले डायग्राम इसमें है। ये जैसे ओवरी हो गई, यहाँ से जब ओवम रिलीज हो जाएगा तो ये जो फिम्ब्री है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही है ना, ये इसको कलेक्ट कर लेगी, फिर वो इन्फेंडिबुलम में चले जाएगी, फिर एम्पुलरी रीजन, फिर इस्थमस और फिर ये यूटेराइन कैविटी है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यूटेराइन कैविटी में वो इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो ये 3 लेयर्स के रिगार्डिंग भी चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। पेरीमेट्रियम जो बाहर के साइड में है, मायोमेट्रियम जो मिडल में है और एंडोमेट्रियम जो
अंदर की तरफ है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही जो एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर है ना, यही शेड ऑफ होके ब्लड जो है वो बाहर निकलता है। और प्रेगनेंसी में यही लेयर जो है वो मेंटेन होती है, यही लेयर जो है वो मेंटेन होती है एक बच्चे को यहाँ पर कुशन लाइक अपीयरेंस बोलो या कुशन लाइक फैसिलिटी देने के लिए। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला चैप्टर के कि जब एक फीमेल को मीनोपॉज आ जाती है मतलब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने के बाद वो बच्चे को जन्म देने के लिए एबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियम है ये बनती ही नहीं है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है मतलब ये बन रहा है ना, और ये बनता ही नहीं है। तो यहाँ इम्प्लांटेशन कैसे होगा? और इम्प्लांटेशन हो भी जाए तो एक बच्चे को कुशन लाइक अपीयरेंस या कुशन लाइक फैसिलिटी कहाँ मिलेगी? प्रोटेक्ट भी तो करना है ना उसको, उस वजह से। ठीक है, ये सर्विक्स हो गया, ये सर्वाइकल कैनाल और ये विजाइना। चलो ठीक है, आगे का देखते हैं। द यूटेरस इज अ सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूटेरस जो है वो सिंगल है और उसको उम्ब बोलते हैं। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक इन्वर्टेड पियर शेप। इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, जैसे नाशपाती होती है ना हमारी, तो उल्टा करके रख दो तो इन्वर्टेड पियर शेप की वो होती है। क्या? यूटेरस। ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। The uterus opens into vagina through the narrow cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. जब cervix ने cervical canal बनाया, लेकिन cervix और vagina इन दोनों को प्लस कर दो तो हमारा birth canal बन जाता है, जहाँ से बच्चे का जन्म होता है। ठीक है। द वॉल ऑफ यूटेरस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेटेरियम, जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको डायग्राम में, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल मायोमेट्रियम, एंड द इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम दैट लाइन्स द यूटेराइन कैविटी। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मैंने अभी आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम ही ऐसी लेयर होती है जो साइक्लिक चेंजेस लेकर आती है, बनती है, टूटती है, गिरती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर गिरती है। इस तरीके से साइकिल चल रही होती है और इसमें इन्वॉल्व होती है एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटेरस। ठीक है, ये चीजें हो गई। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेन रोल जो होता है वो हो जाता है हमारा एंडोमेट्रियम लेयर का, लेकिन जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है, एक मदर जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, वो कॉन्ट्रैक्शन कौन सी लेयर की वजह से होता है? मायोमेट्रियम लेयर के वजह से होता है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला? द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा। एक फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, माइनोरा होता है। लेबिया माइनोरा, मेजोरा दोनों हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये चीजें हो गई। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू covered by skin and pubic hair. The labia majora are fleshy folds of tissue which extends down from the mons pubis and surrounded by the vaginal opening. The labia minora are paired fold of tissue under the labia majora. The opening of the vagina is often covered partially by the membrane called hymen. Vagina की जो opening होती है वो partially covered होती है hymen से, एक मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसको हम लोग हाइमीन बोलते हैं। द क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन। एक अपर जंक्शन पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है ऑफ 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। जो हाइमेन है वो फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान टूट जाता है। However, it can also be broken by sudden fall. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान ही हाइमेन ब्रेक होगा, वो
जनरली कैसे होता है कि सडन फॉल हो गया, लड़कियां सडनली गिर जाती हैं, या फिर विजाइनल टेम्पन्स यूज़ करते हैं, मेनली ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूज़ करते हैं, वो हो गया। मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं कुछ फीमेल्स, उस केस में हाइमेन ब्रेक हो सकता है। दूसरा, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स, अगर वो एक्टिव इसमें रखते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका स्पोर्ट्स वगैरह में, हॉर्स राइडिंग वगैरह में, तो उसमें भी ब्रेक हो जाती है। साइकिलिंग में ब्रेक हो जाती है, अगर कंटिन्यूस कोई लड़की साइकिलिंग कर रही है, हॉर्स राइडिंग कर रही है, प्लेइंग कर रही है, ये सब में भी वो टूट सकता है। ठीक है, सो हम ये नहीं बोल सकते कि पहले ही इंटरकोर्स के दौरान हाइमेन ब्रेक हुआ होगा, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। मतलब हाइमेन का प्रेजेंट होना और नहीं होना ये एक ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, लायबल इंडिकेटर नहीं है कि लड़की की वर्जिनिटी गई है या उसने सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है, इसके लिए। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स आ जाती है, इसके रिगार्डिंग हम पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद में हम इसकी डायग्राम भी देख लेंगे। उसके बाद में हो गया, फिर हम गैमेटोजेनेसिस वाला पोर्शन कल करेंगे बच्चों। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेटोजेनेसिस मैं आपको कल करा दूंगी, बहुत अच्छे से करा दूंगी, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है, देखो मतलब आज हम लोग ने कंपेरेटिवली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी ओवरव्यू है वो देख लिया। ठीक है, कल हम लोग गैमेटोजेनेसिस देख लेंगे और उसके बाद में हम लोग फिर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन वाली चीज़ें देख लेंगे, फिर चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है, 3 पार्ट में हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलो, क्या बोल रहा है, a functional mammary gland is a characteristic of all female mammals. फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स जो है वो एक फीमेल मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। द मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, 2 मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसे हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं, दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होती है एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स होते हैं। और फीमेल टू फीमेल उसमें फैट का जो अमाउंट होता है वो वेरी कर सकता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स containing cluster of cells called alveoli. Okay, the cells of alveoli secrete milk. जो alveoli के cells होती है वही मिल्क को सिक्रेट करती है, which is stored in the cavities, जिसे हम ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन ऑफ alveoli. The alveoli opens into mammary tubules. The tubules of each lobe join to form mammary ducts. Several mammary ducts joins to form wider mammary ampulla, which is connected to the lactiferous duct through which the milk is sucked out. तो एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। जैसे ये फैट का अमाउंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये रिब्स वाला पार्ट है, लाइक ये पीछे वाला पार्ट है रिब्स वाला, मसल्स प्रेजेंट होती है रिब्स के बीच में। ओके, ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है ये वाली, ठीक है। मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी एल्वियोलस जैसे बोला है, मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला, लेक्टिफेरस डक्ट, ये लेक्टिफेरस डक्ट है, ये निपल है और इसके आजू बाजू का जो एरिया होता है उसको एरियोला बोलते हैं, ठीक है। निपल्स के थ्रू दी निपल्स जो बेबी है वो यहाँ से मिल्क सिक्रीट करता है, और मिल्क आता कहाँ से, लेक्टिफेरस डक्ट से आ जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ तक मैंने बच्चों आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू दे दिया है, क्या चीज़ें होती है और क्या चीज़ें नहीं होती। इसके बाद में हम लोग गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट करेंगे, आज मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, ठीक है। इसका हम लोग कल वाले पार्ट में करा देंगे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों को अच्छे से करा दूंगी, बड़ा पार्ट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला भी पार्ट हम कल ही कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में देखो क्या चीज़ें बच जाती है, एक फर्टिलाइजेशन वाली पार्ट बच जाती है, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। या फिर देखो हम लोग कल मेनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल, सॉरी देखो आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया, कल हम लोग मेल और फीमेल गैमेटोजेनेसिस कर लेंगे, और उसके नेक्स्ट डे फिर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल
और फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन कर लेंगे। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा, हम इसको भगा कर नहीं कंप्लीट कर सकते। फिर आप ही बोलोगे कि यार दीदी आपने एनसीईआरटी करवाया, उसमें से समझ नहीं आया, क्वेश्चंस नहीं बने, है ना। सो बेटर वे है, हम इसको भगाने से अच्छा है धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। और मेरा आप लोगों से बोलना है, अगर आप लोगों का कोई डिमांडिंग चैप्टर है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वो चैप्टर्स पहले करा दूंगी। जैसे एक बच्चे ने बोला कि दीदी आप हमको प्लांट फिजियोलॉजी करा दो, तो मैंने बोला मैं प्लांट फिजियोलॉजी करा दूंगी, 15, 16 और 17 को मैं प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। सो आप लोग भी, आपको ऐसा लगता है कि हमें ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है तो आप वो बोलो मुझे, क्योंकि नीट के पहले मैं सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी को डिटेल में नहीं करवा सकती, पॉसिबल नहीं है ना मेरे लिए, ठीक है। मैं एक साथ करा दूंगी, भगा दूंगी, चीज़ें नहीं हो पाएगी। आप लोग मुझे चैप्टर्स बताओ, फिर मैं करवा दूंगी, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कर लेंगे, अगले 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो साथों साथ कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी करा दूंगी, एक बच्चे की रिक्वेस्ट है कि दीदी आप करा दो, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों की जो चैप्टर की रिक्वेस्ट रहेगी मैं वो चैप्टर करा दूंगी, ठीक है। लेकिन प्रियोरिटी अभी यही है, पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट होगा और फिर प्लांट फिजियोलॉजी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो चलो आप लोग पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो, अपना इधर उधर स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, ठीक है। टाइम बहुत कम है। चलो चलो फिर हम लोग अभी अपनी क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे। आप लोग पढ़ाई करते रहो, टेक केयर बच्चे, बाय बाय। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कल की क्लास अटेंड किया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। सो चलो, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि हम लोग आज की क्लास में गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट करेंगे और बाकी का फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना फर्दर डिले के हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कर लेते हैं कंप्लीट। ये जो चैप्टर है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, और जिसमें आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन देखोगे 3 क्वेश्चन या 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको अगर एनसीईआरटी रीड करने में प्रॉब्लम हो रहा है या एनसीईआरटी की लाइंस समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग इन क्लासेस की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। चलो गैमेटोजेनेसिस को शुरू करते हैं। तो होता क्या है गैमेटोजेनेसिस? जैसे मैंने बताया था, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और गैमेट्स का फॉर्मेशन, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोला? द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहाँ देखना इस तरीके से, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? मेल में टेस्टिस है और ओवरीज किन में है? फीमेल्स में है। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और गैमेट्स क्या क्या है? मेल में स्पर्म्स है और फीमेल में ओवम है, राइट। बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, और जिस प्रोसेस से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल में उसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इन द टेस्टिस द इमैच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म। मतलब मेल के अंदर जो इमैच्योर मेल जर्म सेल्स होती है जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी। जब एक लड़का मतलब एक मेल 14 की एज क्रॉस कर लेता है उसके ऑनवर्ड्स उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होने लगती है, ठीक है। फिर एक क्या चीज़ है यहाँ पे देखो, द स्पर्मेटोगोनिया, उसका सिंगुलर क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। तो देखो, द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर
जो स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम जो प्रेजेंट होता है वो माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई करता है। क्यों मल्टीप्लाई करता है? नंबर को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चंस में याद रखना, माइटोटिक डिविजन्स की जगह मियोटिक डिवीजन भी बोल सकता है। अगर मियोटिक डिवीजन बोला तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज अ डिप्लॉइड एंड कंटेन्स, जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं उनकी जो प्लॉइडी होती है वो डिप्लॉइड होती है, मतलब उनके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 2n कंडीशन में वो प्रेजेंट होंगे जिसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं, एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स, और उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 को हम लोग 23 पेयर्स भी बोल सकते हैं, ओके। उसके बाद में क्या बोला, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, पीरियोडिकली अंडरगोज मियोसिस, इसमें पीरियोडिकली मियोसिस होती है। प्राइमरी, देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो पहले मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। मियोटिक डिवीजन जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है। अगर आप लोगों को सेल साइकिल वाली जो चीज़ें हैं, मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, तो उसके लिए मैंने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन 1 शॉट अपलोड किया हुआ है चैनल पे, आप लोग उसको देखो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन हो गया, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो मियोसिस करके मियोटिक डिवीजन से इक्वल साइज के 4 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। सॉरी, 4 नहीं बनाती, 2 बनाती, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाती है, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच। अगर वो डिप्लॉइड कंडीशन में है बेटा, तो वो उसके पास में कितना है, 46 क्रोमोसोम है, जिसको मैंने बोला था 23 पेयर्स है, राइट। अब जब ये डिवाइड करके मियोटिक डिवीजन करके हैप्लॉइड कंडीशन वाला गैमेट बनाता है, तो हैप्लॉइड कंडीशन में क्या होगा, 23 पेयर्स प्रेजेंट थी, पेयर मतलब 2 सेट प्रेजेंट था, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसमें फिर जो सिंगल होगा उसमें n वाली कंडीशंस आ जाएगी, जिसमें वो 23 नंबर्स में प्रेजेंट होगा। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, और जो फिर 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना देता है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये जो स्पर्मेटिड्स होती है फिर ये स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है या ट्रांसफॉर्म हो जाती है, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं स्पर्म्स को, ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन दी सर्टोली सेल्स। स्पर्म जब बन जाता है तो उनका जो हेड होता है वो सर्टोली सेल में ऐसे घुस जाता है या फिर एम्बेडेड हो जाता है, एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सर्टोली सेल्स में क्यों एम्बेडेड होते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन लेना होता है वहाँ से खुद को मैच्योर करने के लिए। मैच्योर होंगे तभी तो आगे मतलब वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हैं ना, इमैच्योर चीज़ें कैसे कर पाएंगे। और जब मैच्योर होने के बाद में वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का जो रिलीज है उसको हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। आप लोग स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, एग्जामिनेशन में कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, ये आप ध्यान रखना। क्या होता है देखो, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस है उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस।
और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो मैच्योर स्पर्म्स है उनको जो रिलीज करने की प्रोसेस है उसको हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। फाइन है, कंफ्यूजन होगा तो फिर से पीछे जाके वीडियो को देख लेना, चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद में क्या बोला, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। मैंने बोला जब एक मेल 14 की एज क्रॉस कर चुका होता है, मतलब एक प्यूबर्टी वाली एज में आ चुका होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंड क्यों होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्यों स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी में, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसका सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दिस इफ यू रिकॉल इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये जो GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, रिकॉल की बात बोला ना उसने। अब ऑब्वियसली मैंने वो वाली NCERT आपको नहीं कराई, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो GnRH है वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। The increased level of GnRH then act as the anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotropins, जिसको LH और FSH बोलते हैं। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH acts एट द लिडिक सेल्स, जो लिडिक सेल्स होती है उस पर LH एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, और एंड्रोजन के सिक्रेशन को वो स्टिमुलेट कर देता है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH acts on the Sertoli cells and stimulate secretion of some factor which helps in the process of spermiogenesis। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, लेट अस एग्जामिन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पर्म का एक स्ट्रक्चर दिया है, उसको पढ़ते हैं हम लोग अभी। पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीजें बोल रहा है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। हमने अगर स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखने का ट्राई किया, हम उसको विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, वो बहुत ही छोटा होता है। तो उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसका एक हेड होता है, नेक होती है, ओके। उसकी यहाँ पे क्या चीज़ है, हाँ देखो फिर से एक बार, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। जो स्पर्म है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो जिसका एक हेड होता है, नेक होता है, मिडल पीस होता है और एक टेल होती है। इसकी जो ये फिगर दी हुई है, जरा देखना यहाँ पे क्या चीज़ है। एक बार इधर कर लूँ मैं, इसको शायद दिख जाए। हाँ ठीक है, देखो ये इसकी नेक हो गई है, ये इसका हेड हो गया है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऊपर की। ठीक है, यहाँ एक्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये बीच का जो है ये मिडल पीस है पूरा का पूरा। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है जो एनर्जी सोर्स है स्विमिंग के लिए। जब वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज कर दिया जाता है तो उसको स्विम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है बेटा। तो जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये टेल है जो स्विमिंग करने में उसको हेल्प करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ें हैं, क्या बोल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की जो होल बॉडी है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप करती है, मतलब कवर करती है। एनवेलप करना मतलब कवर कर लेती है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। उसमें इलोंगेटेड मतलब ऐसे लंबा सा हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम। एक्रोसोम जो होता है उसमें एंजाइम्स फिल्ड होती है दैट हेल्प्स फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। जो एंजाइम्स है वो ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है। द मिडल पीस पजेस न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया।
जो मिडल पीस ऑफ स्पर्म है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं विच प्रोड्यूस एनर्जी, जो एनर्जी बनाते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी, जो स्पर्म मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये डाटा देखो, ये जो है ना, ये PYQ में पूछा गया है ऑलरेडी। क्या बोल रहा है? द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स अबाउट, एक बार के इंटरकोर्स में एक जो मेल है वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो इजैक्यूलेट करता है। ठीक है, कॉइटस के दौरान, विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, जो 200 से 300 नंबर उसके होने चाहिए, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होनी चाहिए नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए। उसमें से 60% स्पर्म्स जो है नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, मतलब 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में से 60% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जिसका नॉर्मल शेप और साइज हो, और ये 60% में से 40% ऐसे होने चाहिए जो विगरस मोटिलिटी शो करेंगे। ठीक है, तभी एक फीमेल जो है, फीमेल का ओवम है वो नॉर्मली फर्टिलाइज कर सकता है। जब ये सारी चीज़ें नहीं होती है या ये सारी कंडीशंस नहीं होती है तो हम लोग बोल देते हैं कि मेल के अंदर एक एबनॉर्मेलिटी है या फिर मेल जो है वो इनफर्टाइल है। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या बोल रहा है? स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स। जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो एसेसरी डक्ट्स के थ्रू रिलीज होते हैं। सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, उस रिलीज किए हुए सिक्रीशंस में क्या क्या होती है, किस किस के सिक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं? तो एपिडिडाइमिस के सिक्रीशंस होते हैं, वैज डिफरेंस के होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स के होते हैं एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के होते हैं, आर इसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। और ये जो सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वैज डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, ये जो है मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स कंस्टिट्यूट द सीमेन। जो सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या आ गया हमारा, एक चीज देखना, सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, वैज डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट, ये हो गया। तो सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन। तो सीमेन क्या है? सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स एंड्रोजन। ये जो मेल एसेसरी डक्ट्स है इनका जो फंक्शन है वो कैसे मेंटेन किया जाता है? जो एक हार्मोन है टेस्टिकुलर हार्मोन जिसे हम एंड्रोजन बोला था, उसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो पाता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे हमारा मेल का जो गैमेटोजेनेसिस है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं फीमेल गैमेटोजेनेसिस पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनो चीज़ों को। ठीक है, चलो देखो क्या बोला, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। उसको हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बोला था मेल में, और फीमेल में ओवम होता है डेफिनेटली, तो उसको हमने oogenesis बोला। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, और उसमें क्या था, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेट, जिसको हमने स्पर्मेटोजेनेसिस बोला, और इसको oogenesis बोल रहे हैं। ठीक है, विच इज मार्क्ड डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस से काफी डिफरेंट होता है, वो एक अलग प्रोसेस था, ये एक अलग प्रोसेस है, ये अलग ढंग से चीजें होती है। ठीक है, देखो क्या बोला हमने, देखा स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी में शुरू होता है, लाइक आफ्टर द एज ऑफ 14 स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है। लेकिन oogenesis की जो प्रोसेस है ना बच्चे, वो कब शुरू हो जाती है? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, जब एक फीमेल अपनी मदर के उम्र में होती है। मैं क्या बोल रही हूँ कि oogenesis जो है वो
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही इनिशिएट हो जाती है। जब एक फीमेल एक लड़की जब अपने मदर के उम्ब में होती है तभी उसके बॉडी के अंदर oogenesis की जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाती है, मतलब शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, देखो अगेन ये लाइन को रीड कर लेते हैं। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स मदर सेल्स oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। हर दोनों ओवरीज में वो शुरू हो जाती है oogenesis की प्रोसेस। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ। मतलब जितनी oogenesis की प्रोसेस या जितने ओवम बनने होते हैं, जितने गैमेट्स बनने होते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाते हैं। एक बच्ची के जन्म के बाद कोई भी गैमेट्स उसमें ऐड नहीं होते। ठीक है, नो मोर oogonia, देखो नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ। ठीक है, दीज सेल्स स्टार्ट डिविजन एंड एंटर इनटू, ये जो सेल्स होती है ये डिवीजन शुरू करती है और प्रोफेज 1 में एंटर करती है मियोटिक डिवीजन के, एंड गेट टेम्पररली अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte वाली स्टेज में वो अरेस्ट हो जाती है टेम्पररली, मतलब परमानेंट अरेस्ट नहीं होती, वो टेम्पररीली अरेस्ट हो जाती है, जो बाद में फर्टिलाइजेशन के समय में वो फिर कंटिन्यू होती है। ठीक है, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय ई लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। प्राइमरी oocyte जो है वो ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंड हो जाती है, जिसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला, A large number of these follicle degenerates during the phase from birth to the puberty। अब एक बच्ची का जन्म हुआ, उससे उसकी प्यूबर्टी आते तक बहुत सारे फॉलिकल्स जो है वो डीजेनरेट हो जाती है। एट द प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। आप ध्यान में रखना, हर एक ओवरी में 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल बचे हुए होते हैं। तो हर एक ओवरी में, मतलब दोनों ओवरी में लाकर 1,20,000 से लेके 1,60,000 तक होती है, दोनों ओवरीज में लाकर। ओके, क्वेश्चन में पूछेगा इन ईच ओवरी तो 60 to 80,000 बोल देना, और अगर इन ओवरीज बोला, ईच नहीं बोला, तो 120K to 160K, लाइक 1,20,000 से 1,60,000 हो गई। ठीक है, देन द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर। जो प्राइमरी फॉलिकल है वो और लेयर से सराउंडेड हो जाता है ग्रेनुलोसा सेल के, और न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, उसको हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। फिर सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड एन आउटर थीका एक्सटर्ना। इट इज इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। ठीक है, it is an unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte and tiny first polar body। क्या होता है कि इनमें जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। एक बॉडी तो ऐसी होती है जो लार्ज फॉर्म में बन जाती है और एक छोटे फॉर्म में बन जाती है। जो लार्ज फॉर्म में बन जाती है हम उसको सेकेंडरी oocyte बोल देते हैं, और इसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोल देते हैं, जो डीजनरेट हो जाती है, कुछ काम की नहीं बचती। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला, सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट। जो सेकेंडरी oocyte होते हैं उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। ठीक है, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट meiotic डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट।
वो डिवाइड नहीं करती, वो डीजनरेट कर जाती है, ठीक है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। जैसे देखो ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी। ये क्या है, जैसे देखो ब्लड वेसल्स यहाँ प्रेजेंट है, ये पहला प्राइमरी फॉलिकल है हमारा। देन टर्शियरी फॉलिकल है जिसमें एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है ना उसको हम लोग एंट्रम बोल देते हैं। ग्राफियन फॉलिकल है, उसके बाद में ओवम रिलीज हो जाता है। जब ओवम रिलीज हो गया तो ये जो बॉडी बच जाती है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। बाद में फिर ये डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या चीजें दी हुई है। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। जो सेकेंडरी oocyte अपनी लेयर बनाता है, जब मेम्ब्रेन बनाता है उसको हम लोग जोना पेलुसिडा बोलते हैं, सराउंडिंग इट, जो उसको सराउंड करती है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम को रिलीज कर देता है ओवरी से बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। ओवरी से ओवम का जो रिलीज है उसको ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, जैसे एक क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इसका मेन डिफरेंस अगर हम बोले तो एक जो हमारे स्पर्मेटिड होते हैं, ओके, उससे 4 स्पर्मेटोजोआ बनती है, लेकिन एक oocyte से सिर्फ एक ओवम बनता है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या बोला। जैसे ये मतलब उसका डिफरेंस बताने के लिए ही मेनली उसने उसको लिखा हुआ है। ये पहला वाला स्पर्मेटोजेनेसिस का है, ये oogenesis का है। देखो ना डिफरेंसेस तो वही है ना, यहाँ 4 स्पर्म बनते हैं एट द एंड, यहाँ एक ही ओवम बनता है। एक पोलर बॉडी बनती है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, देन सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, वो डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला चीज़ें करवा देती हूँ जल्दी से, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन वाली जो चीज़ें हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। चलो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बोलता है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल, यहाँ पे देखो, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, जैसे कि मंकीज में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, वो मंकीज में पाई जाती है, एप्स में पाई जाती है, एंड ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। इट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द प्यूबर्टी। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको हम लोग मेनार्की बोलते हैं, मेनार्की बोलते हैं। और जब पॉज हो जाता है उसको मीनोपॉज बोलते हैं। ये मेनार्क है, मेनार्क बोलो या मेनार्की जो भी आप बोलो, और मीनोपॉज है वो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, ठीक है। इन क्या एज होती है, लगभग एज ऑफ 45-50 वाली एज जो होती है ना ह्यूमन बींग्स में, उसमें तब वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days। फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका ड्यूरेशन लगभग बेटा 28 से 29 दिन होता है, लेकिन कुछ कुछ फीमेल्स में ये वैरी भी करता है, ये लगभग 28 to 32 डेज तक जा सकता है। लेकिन एनसीईआरटी में यही डेटा दिया हुआ है, तो आप लोग यही याद रखना, ठीक है। उसके बाद में एंड द साइकिल्स ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मान के चलो आज अगर मेंसेस आए हैं, आज अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का बिगिन हुआ है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल तक जितने भी इवेंट्स होंगे हम उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। द ओवम इज रिलीज्ड, जिसे ओवुलेशन बोलते हैं, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में ओवुलेशन होता है। जैसे अगर 14 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14th डे पे ओवुलेशन वाला पीरियड होगा। हम लोग आइडियल टाइम जो होता है ना बेटा उसको 28 ही लेते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 28 लेते हैं, और 14th डे पे जो है वो ओवुलेशन का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर शोन इन द फिगर। ये वाली फिगर में, ऊपर वाले फिगर में दिया हुआ है, हम उसको देखेंगे अभी। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज।
साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज से शुरू होता है व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लूइड या मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो फ्लो होता है, एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, ये 3 to 5 days के लिए होता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये जो मैंने कल इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है यूटेरस की, उसका ब्रेकडाउन होकर ही जो फ्लो है वो बहता है of uterus and its blood vessels which form the liquid that comes out through the vagina। ठीक है। menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized, अगर रिलीज किया हुआ ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं है, मतलब अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो ही उसको मेंस्ट्रुएशन आएगा, अदरवाइज मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी का इंडिकेटर क्या है, अगर हमारे मेंसेस एब्सेंट हो गए हैं या मेंसेस मिस हो गए हैं, तो हम, अगर लड़की मैरिड है या उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेशन किया है, उसके पीरियड्स मिस हो चुके हैं, उसके मेंसेस मिस हो चुके हैं, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें चांसेस है कि वो प्रेग्नेंट हो भी या नहीं भी हो, क्योंकि अदर पुअर हेल्थ की वजह से भी हमारे जो मेंसेस होते हैं वो मिस हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी का इंडिकेशन हो सकता है। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार पीरियड्स मिस हुए हैं तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट ही है, उसका और भी रीज़न हो सकता है, और रीज़न हो सकते हैं हमारे स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है अगर फीमेल तो उसके मेंसेस की डेट्स जो होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। पुअर हेल्थ, अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो एक रीज़न हो सकता है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिक्यूलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में आता है फॉलिक्यूलर फेज, जहाँ जो फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं। ओके। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो, ओवरी में जो फॉलिकल्स है वो ग्रो करते हैं एंड बिकम्स फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाते हैं। साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजनरेट्स। अब ओवरी में जो ओवम है या जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योर होता है। हमारे फीमेल्स की बॉडी में बेटा दो इवेंट्स है जो साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, एक इवेंट वो जो ओवरी में चलता है और एक इवेंट वो जो यूटेरस में चलता है। अब मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान क्या हुआ था कि यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम थी वो ब्रेक हो चुकी थी, वो ब्रेक हुई थी, तो अब हमारे पास में फॉलिक्यूलर फेज में दो चीज़ें होती है। पहला चीज़, ओवरी में से जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं, और यूटेरस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम टूट चुकी थी वो एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो जाती है, वो बनती है। ठीक है। दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूटेरस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन, और ये जो चीज़ें होती है ये पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से होता है। द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, LH एंड FSH। देखो बेटा यहाँ पे द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन्स में हमारे LH और FSH आते हैं। जो LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और FSH जो है वो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज and stimulates follicular development as well as the secretion of androgens by the growing follicle. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle. मिडल ऑफ साइकिल दैट इज 14th डे पे LH और FSH जो है वो पीक लेवल पे होते हैं। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। जब LH का पीक टाइम होता है उसको हम लोग LH सर्ज बोलते हैं। इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और वो LH का जो लेवल बढ़ता है वही ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर में, मतलब ग्राफियन फॉलिकल के टूटने में वो रिस्पॉन्सिबल होता है, देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, या जिसे हम ओवुलेशन बोलते हैं। मतलब ग्राफियन फॉलिकल जब टूटेगा तभी तो वहां से ओवम रिलीज होगा ना, जिसको हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं। द ओवुलेशन या ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। ओवुलेटरी फेज जैसे पहले हमने देखा मेंस्ट्रुअल फेज, फिर हमने देखा फॉलिक्यूलर फेज, फिर हमने देखा ल्यूटियल फेज,
जिसमें LH सर्ज आया था। और उसके बाद में हम देखेंगे ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी नहीं बच्चे, क्या था, ल्यूटियल फेज। देखो ये हो गया पहला मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिक्यूलर फेज, फिर ओवुलेटरी फेज और उसके बाद में ल्यूटियल फेज। ठीक है, ये देखो उसके बाद में क्या है, ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड एज द कॉर्पस ल्यूटियम। अब ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम रिलीज हो गया, तो जो बॉडी बच जाती है उसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, जो इसेंशियल है फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। ओके, सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, और वो इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी होता है। ओके, ऑफ द fertilized ovum and other events of pregnancy. During pregnancy, all events of menstrual cycle are stopped. अब प्रेगनेंसी हो गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो सारे इवेंट्स है वो स्टॉप हो जाते हैं एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, जो कॉर्पस ल्यूटियम जो बना था वो डीजनरेट हो जाता है। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, वो फिर से डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कर देता है, जो लीडिंग टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, और फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, मार्किंग अ न्यू साइकिल। इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। ह्यूमन बींग्स में 50 ईयर्स की एज तक मेंस्ट्रुएशन आता है, मतलब एक फीमेल जो है वो अपनी एज के 50 ईयर्स तक, 45 टू 50 ईयर्स तक बच्चे को जन्म दे सकती है। दैट इज टर्म्ड एज मीनोपॉज। शुरू हुआ था उसको मेनार्की बोला था, जो बंद हुआ उसको मीनोपॉज बोला। ठीक है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। अगर एक फीमेल को बराबर साइकिल के दौरान, अगर उसका साइकिल 28 डेज का है तो हर 28 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, 30 डेज का है तो हर 30 डेज में, या 32 डेज का है तो हर 32 डेज में, ये जो चीज़ें होती है, अगर ये साइक्लिक चेंजेस जो है या जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर रेगुलर है तो हम बोल सकते हैं कि उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो नॉर्मल है एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज। और ये मेनार्की से शुरू होता है एंड मेनोपॉज पे खत्म होता है। और फिर यहाँ पे कुछ हाइजीन्स दी हुई है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, फीमेल्स इसको याद रखना। देखो क्या चीज़ें हैं, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन को मेंटेन करना और सैनिटाइजेशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। टेक बाथ, नहाना एंड क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली, रेगुलर नहाना और खुद को क्लीन रखना ये भी ज़रूरी है। यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स। आप लोग सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ कर सकते हो या फिर होममेड पैड्स का यूज़ कर सकते हो। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स। हर 4 से 5 घंटे में आपको सैनिटरी नैपकिन्स या फिर जो पैड्स है उसको चेंज करना है। एज पर द रिक्वायरमेंट डिस्पोज ऑफ द यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपरली रैपिंग। जो यूज़ की हुई सैनिटरी नैपकिन्स है उसको हमें डिस्पोज करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, प्रॉपरली रैपिंग टू इट विद अ यूज्ड पेपर। और अगर आप उसको कहीं पे डस्टबिन्स में डाल रहे हो तो आप प्रॉपर उसको पेपर में रैप करके डालें। ठीक है, डू नॉट थ्रो द यूज नैपकिन्स इन द ड्रेन पाइप। जो हमारे ड्रेन पाइप्स होते हैं उसमें उसको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है ना, उसको ब्लॉक कर देता है। ड्रेन पाइप्स ऑफ द टॉयलेट्स और इन द ओपन एरिया, ओपन एरिया में या ड्रेन पाइप्स ऑफ टॉयलेट्स में उसको नहीं डालना है। सैनिटरी नैपकिन्स जो है यूज़ की हुई उसको प्रॉपर तरीके से पेपर में रैप करना है एंड देन आप डस्टबिन्स में डालिए। ठीक है, आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन्स वॉश हैंड्स विद द सोप। और बाद में जो नैपकिन्स है उसको हैंडल करने के बाद में अपने हैंड्स को आप प्रॉपरली सोप से क्लीन कीजिए। ठीक है, आज का जो मैंने टारगेट आपको दिया था वो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन वाली जो चीज़ें हैं बेटा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेक्चर लंबा हो जाता है, फिर आप लोग प्रॉपर ध्यान से सुनते नहीं हो, है ना। और तुम्हारी सबसे गंदी आदत, तुमको क्लास पसंद भी आएगी तो तुम क्लास को लाइक नहीं करते हो, और सब्सक्राइब तो पता नहीं भाई, व्यूज़ आती है पर सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। ठीक है, सो
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दीदी चैनल पे कुछ अच्छी चीज़ें बता रही, दीदी कुछ अच्छा करा रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, कैसे हो बेटा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने देख लिया? कमेंट करके बताना मुझे। आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे बताओ, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आज जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो पहले पार्ट में मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी ओवरव्यू था मैंने वो कंप्लीट कराया। और सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमेटोजेनेसिस मतलब oogenesis। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग ने कंप्लीट किया। और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम लोग ने सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के NCERT को कंप्लीट कराऊंगी, तो आज हमारा फाइनल पार्ट है जिसमें फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, देखो क्या बोला, ड्यूरिंग कॉपुलेशन और कॉइटस। कॉपुलेशन के दौरान सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस। जो सीमेन है वो रिलीज कर दिया जाता है कहाँ? इनटू द विजाइना। जो सीमेन है उसको विजाइना के अंदर ड्यूरिंग द कॉपुलेशन या इंटरकोर्स के दौरान सीमेन जो है उसको विजाइना में रिलीज कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। जो मोटाइल स्पर्म है वो बहुत जल्दी से स्विम करते हैं, पास थ्रू द सर्विक्स, स्विम करते हुए सर्विक्स को पास करते हैं, एंटर इनटू द यूटेरस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन। और यूटेरस को क्रॉस करके वो लोग कहाँ पहुँचते हैं? एम्पुलरी रीजन में पहुँचते हैं। किसका एम्पुलरी रीजन है वो? फैलोपियन ट्यूब का। ओके, द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। अब इधर से तो स्पर्म गया, लेकिन ओवरी से जो ओवम रिलीज हुआ था वो भी एम्पुलरी रीजन में आकर रहता है, या वो भी वहीं पर जाकर रुकता है। ठीक है, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब की एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होती है, जहाँ पे ओवरी से, जैसे मान के चलो अगर ये मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला तो इधर से स्पर्म गया और यहाँ पे जो हमारी ओवरीज थी और ये ओविडक्ट की जो ये एम्पुलरी रीजन है यहाँ पर ओवम भी चले जाता है। तो यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन की साइट हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। और फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब एक ही समय पे स्पर्म भी इधर से जाएगा और ओवम भी उधर से रिलीज होकर एम्पुलरी रीजन तक पहुंच जाएगा, तभी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। या फर्टिलाइजेशन तभी होगा, हम ये नहीं बोल सकते कि पहले से ओवम आके है वहाँ पे या ओवम आया ही नहीं, स्पर्म चले गया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली जाकर उस रीजन पे होना चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। और यही रीजन है क्योंकि हर बार के कॉपुलेशन में ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि स्पर्म तो कॉपुलेशन के दौरान चले जाएगा, लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि ओवम जो है वो भी आकर वहाँ पे होगा, राइट। तो दोनों चीज साइमल्टेनियसली हर बार के कॉपुलेशन में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए हर बार हर एक कॉपुलेशन प्रेगनेंसी को या फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करते। रीजन समझ में आया आपको? ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जैसे ये ओवम है, इसके साथ में स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, लाइक स्पर्म का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होना मतलब वो एक साथ मिल जाएंगे, तो यही प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द एयर।
मतलब फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, स्पर्म जो है वो ओवम की जोना पेलोसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। और जब वो उसमें एंटर कर जाता है तो वो उसके मेम्ब्रेन के पास ऐसे कुछ सब्सटेंसेस रिलीज कर देता है, जिस वजह से जो रास्ता होता है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, जिससे दूसरे स्पर्म्स की एंट्री उसमें नहीं हो पाती। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दस इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। और इसीलिए हम बोलते हैं कि सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, क्योंकि उसने जब फर्टिलाइज कर लिया तो वो ब्लॉकेज को ब्लॉकेज बना देता है, मतलब ऐसा कि ये मैंने रिजर्व कर लिया है, अब यहाँ पे कोई आने की कोशिश ना करे, ऐसा हो जाता है। ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद में क्या है, द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम हेल्प्स द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलोसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद में देखो, देखना जरा, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस में जो सेकेंडरी oocyte है, जो हमारे मियोसिस की फेज में जाकर जो रुक गया था, तो स्पर्म के मिलने से उनका जो मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है वो दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, एक जैसे एक छोटा पार्ट बना लेता है और एक बड़ा पार्ट बना लेता है, ये जो है ये पोलर बॉडी बन जाती है, जिसको हम लोग सेकंड पोलर बॉडी बोलते हैं। एंड हैप्लॉइड ओवम ऊटिड, और एक हैप्लॉइड ओवम बनता है जिसको हम लोग ऊटिड बोलते हैं। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। मतलब जो स्पर्म आया उसकी भी जो प्लॉइडी थी वो एन थी, जो ओवम था उसकी भी प्लॉइडी एन थी, तो एन मिलाकर 2n हो जाएगा ना बेटा। तो दो हैप्लॉइड गैमेट्स मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद में क्या है, वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। और यही स्टेज में एक बेबी जो है या एक एम्ब्रियो जो है उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है, एज यू नो, यहाँ पे देखो, एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX। ह्यूमन फीमेल जो होती है उसमें XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स produced by the female have sex chromosome X, whereas in the male gamete sperms the sex chromosome could be either X or Y. Hence 50% of the sperm carry X chromosome while other 50% carry Y chromosome. हमने देखा एक जो फीमेल है उसके पास में बेटा XX क्रोमोसोम है, मतलब उसके पास ऑप्शन ही तो है ना कि वो X ही दे सकती है, और एक मेल के पास में XY क्रोमोसोम का सेट है, मतलब 50% ऑफ द स्पर्म जो होंगे वो X क्रोमोसोम को कैरी करेंगे और 50% जो है वो Y को कैरी करेंगे। अब अगर इसने सिर्फ X को दिया है, इसने X दिया, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो X को ही देगी। अब इसने या तो X को देगा तो XX हो जाएगा, अगर मेल है वो X देगा तो XX मतलब लड़की बन जाएगी, और अगर इसने Y क्रोमोसोम दिया अपना या Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने अगर फर्टिलाइज किया तो XY क्रोमोसोम का जाइगोट बनेगा, दैट इज वो बॉय बन जाएगा। मतलब ये गलत है ना, हम जैसे जनरली बोलते हैं सोसाइटी में कि ये फीमेल को लड़का नहीं हो रहा है या लड़की नहीं हो रही, तो उसमें तो उसकी कोई मिस्टेक ही नहीं। खैर लड़के की भी कोई मिस्टेक नहीं है, बट डिपेंडेंसी जो है वो मेल के ऊपर है। अब ये माना हमने कि वो उसकी मर्जी से फर्टिलाइज नहीं करते, बट हाँ मेल के पास में ऐसे क्रोमोसोम्स है जो बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ दोनों को ब्लेम नहीं कर सकते ना, राइट, ना मेल को ब्लेम कर सकते ना फीमेल को कर सकते हैं, बट मैं बता रही हूँ कि फीमेल के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो XX को ही दे सकती है और मेल के पास में
ऐसा है कि वो एक्स और वाई दोनों को देंगे। अगर एक्स एक्स को दिया, एक्स एक्स हो गया तो ये लड़की बन जाएगी, और एक्स वाई दिया तो ये लड़का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से चीजें हो गई। उसके बाद में क्या है, क्या बोल रहा है देखो जरा। आफ्टर फ्यूजन of the male and female gamete, the zygote would carry either XY or XX or XY depending on where the sperm carrying X और Y fertilize the ovum। मतलब डिपेंड करता है कि मेल की तरफ से जो स्पर्म गया है उसने X क्रोमोसोम को कैरी किया था या Y को किया था, और किसने पर्टिकुलर उसको फर्टिलाइज किया है ओवम को। तो पता चलेगा कि वो XX क्रोमोसोम कैरी करेगा उनका फीटस या XY क्रोमोसोम करेगा। ठीक है, और ये इसके बारे में डिटेल हम कहाँ पे पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल पैटर्न्स पढ़ते हैं ट्वेल्थ में, जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है ना, हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद दैट्स वाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर। मतलब हम बोल सकते हैं साइंटिफिकली कि अगर किसी बेबी का सेक्स हमें डिटरमाइन करना है तो वो हम किससे करते हैं, फादर के थ्रू डिटरमाइन करते हैं, नॉट बाय द मदर। मतलब जो मैंने अभी आपको चीजें बताया था वही चीजें वहां पे लिखी है। फिर क्या बोला, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। फिर अब जो जाइगोट बना, मतलब ये जो ओवम है और ये जो स्पर्म है, इन्होंने फ्यूज करके जो जाइगोट बनाया, वो जाइगोट क्या करता है, एम्प्यूलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन हो गया था, तो वो अब कहाँ पे मूव करता है, isthmus रीजन में करता है, और उसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं, ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टूवर्ड्स द यूटेरस। ठीक है, उसके बाद एनफॉर्म 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर। फिर क्या करता है, जैसे अब ये जाइगोट बन गया तो डिवाइड करेगा, पहले 2 सेल का बना देगा, फिर उसके बाद में ये 2 का 4 सेल हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इस तरीके से चीजें होगी। और 16 सेल जो स्टेज होती है उसको हम लोग ब्लास्टोमियर बोलते हैं। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोर्यूला। मतलब ऐसा, ये जो ब्लास्टोमियर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल का जो क्लीवेज होता है उसको हम लोग ब्लास्टोमियर बोलते हैं, लेकिन 8 से लेकर 16 तक अगर उसमें ब्लास्टोमियर्स है तो हम उसको मोरूला बोलते हैं। यहाँ पे देखो, एक बार डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया था, स्पर्म ने इधर से एंट्री किया, इधर से ओवम जाएगा, तो ये जो हमारा एम्प्यूलरी रीजन है वो यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर वो मूव करता है इधर साइड में। समझ में आई चीजें, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तो। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे क्या बोल रहा है। The morula continues to divide and transforms into blastocyst। जो मोर्यूला है 8 to 16 सेल वाला जो हमने जाइगोट बोला था मोर्यूला, तो वो कंटिन्यू डिवाइड करता है और एक ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, एंड इट मूव्स फर्दर इनटू द यूटेरस, और फिर वो यूटेरस की तरफ मूव कर जाता है। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। उसकी जो ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर होते हैं उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम जो इनर लेयर ऑफ यूटेरस है वहां जाके अटैच हो जाती है, एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। और जो इनर सेल मास होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, या एम्ब्रियो उससे बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर क्या बोला, आफ्टर अटैचमेंट द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। ठीक है, आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड। ओए मम्मी ने आवाज दे दिया था मेरी। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। कहाँ से, देखो यहीं से बता देती हूँ मैं फिर से। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। जो उसकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो यूटेरस की जो अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम वहाँ पर अटैच हो जाती है, एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। जो इनर मास सेल होता है वो एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट होने लगता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट।
अटैचमेंट के बाद में जो यूटेराइन वॉल्स होती है या यूटेराइन सेल होती है वो डिवाइड करती है और जो एम्ब्रियो वहाँ आके अटैच हुआ है उसको वो कवर कर लेती है। जस्ट लाइक अगर ये एम्ब्रियो ने वहाँ पे अटैच किया तो ये इसको ऐसे कवर कर लेगी। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है। एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। और हम रिजल्ट की तरह क्या देखेंगे, जब यहाँ पे अटैच हुआ तो यूटेरस की जो भी सेल्स है उसने उसको ऐसे कवर कर लिया। मतलब हम बोल सकते हैं ना कि एंडोमेट्रियम में वो पूरी तरीके से एम्बेडेड हो गया, मतलब समा गया उसमें, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और इसी चीज को मतलब यूटेरस में एक एम्ब्रियो का अटैचमेंट और फिर कवर करके एंडोमेट्रियम लेयर जो उसको अपने अंदर ये कर लेती है उसी को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं एंड इट्स लीड्स टू प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद में आगे की चीजें देख लेते हैं हम लोग। इम्प्लांटेशन वाली चीजें समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताना। ठीक है, चलो आगे। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब प्रेगनेंसी तो हो गई, इम्प्लांटेशन हो गया, तो अब क्या, अब किस तरीके से चीजें चलती है वो चीजें देख लेते हैं। मैं बता देती हूँ आपको। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। इम्प्लांटेशन के बाद में जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं जिसको हम लोग कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। जो कोरियोनिक विलाई है उसमें यूटेराइन टिश्यू होती है और मैटरनल ब्लड होता है, मतलब मदर का ब्लड उसमें होता है। ठीक है, द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड with each other and jointly form structural and functional unit between developing embryo या fetus and maternal blood। और ये जो चीज है वो क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है जो मदर को और बच्चे को जोड़ता है। जस्ट लाइक अगर ये मदर है हमारी, अगर ये मदर है, मदर की बॉडी है, तो यहाँ पे अगर डेवलपिंग फीटस है और ये मदर के इससे जो जुड़ी हुई प्लेसेंटा, मतलब एक फीटस और एक मदर को जोड़ने वाला जो बीच का ब्रिज बोल सकते हैं उसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा के हेल्प से ही बच्चे को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट या जो भी चीज़ें रहती है वो मिलती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर ने ऐसा अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए या और ऐसी कुछ चीज़ें नहीं कंज्यूम करना चाहिए जो बच्चे को हार्म करे, क्योंकि जो भी हम मदर खाती है वो डायरेक्टली बच्चे को मिल जाता है। ठीक है, सो देखो, इसलिए हेल्दी खिलाना चाहिए मदर को ताकि बच्चा जो है हेल्दी ग्रो करे, है ना। चलो, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। देखो मैंने वही बताया, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है उसका सप्लाई करता है प्लेसेंटा। एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है या एक्सक्रीटरी वेस्ट उसके बॉडी में बनते हैं उसको भी रिलीज करने का काम हमारा प्लेसेंटा करता है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड। जो प्लेसेंटा है वो एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। मतलब वो जो अच्छी चीजें हैं जैसे लाइक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स है वो बच्चे को देगा और बच्चे की तरफ से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालेगा। मतलब टू एंड फ्रॉम, मतलब बच्चे की तरफ एंड बच्चे की तरफ से। ठीक है, चीजें हो गई क्लियर। उसके बाद में क्या बोला, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज ए एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस। जो हमारी प्लेसेंटा है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करती है और क्या प्रोड्यूस करती है, कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जस्ट लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जिसको हम लोग HCG बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेशन जिसको HPL बोलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन्स, प्रोजेस्टोजन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन याद रखना, एक्सेट्रा। इन द लैटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो ओवरी के द्वारा भी रिलीज किया जाता है। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और ये जो HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन है ये एक फीमेल की बॉडी में तभी रिलीज होते हैं जब
वो प्रेग्नेंट होती है। In the addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogens, progestogens, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in the maternal blood. जैसे लोग वो स्ट्रिप की मदद से जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना, मेनली उसमें क्या टेस्ट किए जाते हैं, ये जो हॉर्मोन्स के लेवल बढ़ जाते हैं, HCl, HCG, HPL और रिलैक्सिन, यही हॉर्मोन्स जो होते हैं वो उसमें टेस्ट किए जाते हैं। अगर ये हॉर्मोन्स तभी बनेंगे जब फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, तो ये चीज़ें वहाँ पे अगर ये हॉर्मोन्स हो रहे हैं, मतलब एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, इस तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है। ठीक है। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स इज इसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। और ये जो हॉर्मोन्स है ये फीटस की ग्रोथ के लिए भी इसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ठीक है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, लाइक वो फीटल ग्रोथ के लिए और मदर और फीटस के मेंटेनेंस के लिए भी वो ज़रूरी होते हैं। उसके बाद में क्या बोला, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट्स। मतलब इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद ही जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट होने लगता है और वो फिर कुछ लेयर्स बनाता है, जो हम मेनली एनिमल टिश्यूज़ में पढ़े थे हम लोग ने, है ना। तो क्या बनाता है, देखो, आउटर लेयर बनाता है जिसको एक्टोडर्म बोलते हैं, एंड एन इनर लेयर जिसको हम एंडोडर्म बोलते हैं, और बीच की जो होती है उसको मीजोडर्म बोलते हैं। ऐसे याद रखना, अंदर वाली एंडो वर्ड इसका ना, एंडो मतलब अंदर, मीजो मतलब मिडल बीच वाली, और एक्टो मतलब अंदर वाली। इस तरीके से याद रखना, ये 3 लेयर्स वो बनाती है। ठीक है। सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, जैसे अगर ये एक्टोडर्म है ये एंडोडर्म है, तो इन दोनों के बीच में मीजोडर्म बनती है। ठीक है। दिस 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू इन एडल्ट्स। और यही 3 लेयर्स जो होती है वो डिवाइड करके अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग टिश्यूज बनाती है एक बॉडी में। ठीक है। इट नीड्स टू बी मेंशन हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। ये जो इनर सेल मास होती है उसमें कुछ ऐसे स्टेम सेल्स होती है विच हैव पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन। स्टेम सेल्स होती है जो एक ऑर्गेनिज्म में जो टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ। ह्यूमन में प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 महीने का पीरियड होता है। डू यू नो हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन अ डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स? कमेंट में आंसर करना मुझे। क्या तुम्हें पता है कि डॉग्स में प्रेगनेंसी कितने मंथ की होती है, एलिफेंट्स में कितने मंथ की होती है, और कैट्स में कितने मंथ की होती है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। और यही हम बोल सकते हैं कि एक फीटस जो अच्छे से ग्रो कर रहा है तो उसका हमें कैसे पता चलता है, जो फिजिशियंस होते हैं वो स्टेथोस्कोप की मदद से उनकी हार्ट बीट को सुनते हैं और वो बताते हैं कि हाँ आपका बच्चा हेल्दी है या अच्छे से ग्रो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में क्या है, बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलपिंग लिम्स एंड डिजिट्स। पहले मंथ में उसका हार्ट बना था और 2nd मंथ में उसके लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स मतलब हम 3 मंथ्स भी बोल देते हैं। ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। और 3 महीने के अंदर में सारा का सारा बॉडी जो है वो बन चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल द लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। लिम्स बन जाते हैं और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो है वो भी अच्छे से बन जाते हैं। ठीक है। द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5th मंथ में हम लोग अपीयरेंस ऑफ हेयर देख लेते हैं हेड पर। ठीक है। ये 5th मंथ में मिलता है। बाय द एंड ऑफ द 24 वीक्स मतलब 6 महीने के बाद, एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर,
सेकेंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, जो बॉडी है वो छोटे छोटे हेयर से कवर की हुई होती है, आईलिड्स जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, आईलैशेस बन जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी, और 9 महीने के बाद एक बच्चा डिलीवरी के लिए रेडी होता है। तो चलो अब डिलीवरी भी करवा लेते हैं। तो पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी पीरियड, और लैक्टेशन का मतलब बच्चा जब अपनी मदर के ऊपर मिल्क के लिए बोलो या उसके फूड के लिए डिपेंडेंट होता है, उसको हम लोग लैक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months। ह्यूमन प्रेगनेंसी जो है वो 9 months की होती है, विच इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। जब एक एम्ब्रियो की ग्रोथ हो रही होती है मदर के उम्ब में या मदर के यूटेरस में, उसको हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जहाँ पे वो सिर्फ ग्रो कर रहा होता है। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, एट द एंड मतलब 9 महीने कंप्लीट होने के बाद में यूटेरस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, कॉज एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ द फीटस, जो डिलीवरी ऑफ द फीटस का सिग्नल होता है कि अब बेबी जो है वो डिलीवर होने वाला है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, जिसको चाइल्ड बर्थ बोलते हैं, उसको हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये जो पार्चुरेशन वाला प्रोसेस है ना, ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, जिसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स काम करते हैं। ठीक है, द signals for parturition originates from the fully developed fetus। ये जो डिलीवरी के लिए जो सिग्नल्स आते हैं वो जो फुल्ली डेवलप फीटस है, एम्ब्रियो है, वो भी रिलीज करता है। ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन कौन देता है? एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस और दूसरा प्लेसेंटा। इन दोनों की तरफ से ऐसे सिग्नल्स आते हैं कि अब बच्चा डिलीवरी के लिए रेडी है। ठीक है, दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। मदर के पिट्यूटरी में से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूटेराइन वॉल्स पे और काम करता है और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ताकि बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो जाए। ठीक है, ये हो गया। विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, और फिर वो फिर से और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, ताकि बच्चे की डिलीवरी होने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर क्या बोला? द स्टिमुलेटरी reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in the stronger and stronger contraction, और ये stronger और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होने लगती है। दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस टू द बर्थ कैनाल, और ये उसको बर्थ कैनाल से फिर जो बेबी है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, इसको पार्चुरेशन बोलते हैं। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, बच्चे के जन्म के बाद द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस, जो प्लेसेंटा है वो भी बाहर निकल जाती है, और फिर हम उसको कट करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला? द मैम, अब बच्चे की डिलीवरी हो गई, उसको खाना भी तो चाहिए ना। नहीं चाहिए क्या खाना? मतलब दुनिया में आ गया, अब खाना नहीं दोगे तो जिंदा कैसे रहेगा? तो अब वो तो है नहीं, आते बराबर पिज्ज़ा बर्गर खाएगा, है ना? तुमने खाया था क्या? बताना ज़रा, तुमने खाया था आते बराबर पिज्ज़ा बर्गर? नहीं खाया ना? किसी ने खाया हो तो बताना मुझे। चलो देखो क्या है। द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल तो उनके जो मैमरी ग्लैंड्स होती है वो डिफ्रेंशिएट होकर मतलब और ज़्यादा डेवलप होने लगती है, और जैसे बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू करती है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। और फिर वो मिल्क प्रोड्यूस करने लगती है मैमरी ग्लैंड्स, उसे हम लैक्टेशन बोलते हैं। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, और फिर वो मदर को बच्चे को फीड करने के लिए हेल्प करती है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। इनिशियल 2-4 दिनों में जो
मिल्क प्रोड्यूस करती है मदर के मैमरी ग्लैंड्स, उसको हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं, विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज, जिसमें कुछ एंटीबॉडीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि नया बच्चा जो है वो पहले ऐसे एनवायरनमेंट में था जो बाहर के एनवायरनमेंट से काफ़ी अलग था, तो उसको एंटीबॉडीज़ देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बच्चा बीमार हो जाएगा। इसीलिए इनिशियल डेज में मदर का मिल्क जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मेनली हम बोल सकते हैं कि बच्चा जब तक 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक बच्चे के लिए मदर का मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। Essential to develop resistance for the newborn babies. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended। बोलता है ना कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बाय डॉक्टर्स, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप दी हेल्दी बेबी। मतलब वो बेबी को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है, मदर की ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डॉक्टर्स भी उसको रिकमेंड करते हैं। सो मेरे एंड से चैप्टर यहाँ पे मैंने फिनिश किया है 3 पार्ट्स में। अगर आप लोग बोलो तो मैं इसको कंबाइन करा के वन शॉट एक करवा देती हूँ, जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी होगी। ठीक है। और एक चीज़ ऐसा कि आप लोग भी चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करो, नहीं रीड करके हो रहा है तो क्लासेस को 2x में लगा लो। मेरा ही नहीं, और भी क्लासेस आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है। पॉडकास्ट की तरह सुन लो। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते। पीवाईक्यूज देख लेना, पीवाईक्यूज बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे तो आप लोग उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के अकॉर्डिंग देखो। टाइम अभी कम है बहुत ज़्यादा, आप लोग अपना समय वेस्ट मत करो। नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, अदरवाइज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट 2 डेज में। ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बच्चे, ध्यान रखो अपना।